नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिटवेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 में दिए गए संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति के बारे में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से हुआ था। दोस्तों, उससे पहले हम सरकार के 3 प्रमुख अंगों के बारे में जानेंगे, जिसको जाने बिना राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानना बिन बरसात के छाता लेकर बाहर निकलने जैसा है। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। दोस्तों, इसमें हम आपसे 8 पॉइंटों में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा व्यवस्थापिका, फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन और कार्यकाल। अनुच्छेद 52 और 53। फिर आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, और उसके बाद आएंगे अनुच्छेद 58। दोस्तों, उससे पहले हम भारत के बारे में थोड़ा सा जान लें। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान है। और उत्तर पूर्व में चीन और तिब्बत। ये आपका चीन हो गया, और यहाँ पर आपका तिब्बत होगा। नेपाल और भूटान, ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका भूटान हो गया। और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये आपका म्यांमार हो गया। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, और दक्षिण में श्रीलंका, और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया भारत की समुद्री सीमा लगती है। तो आपका ये मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, और आपका इंडोनेशिया हो गया, जिससे भारत की समुद्री सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, यह आपका हिमालय पर्वत हो गया, और दक्षिण पूर्व में बंगाली खाड़ी, यह आपका बंगाल की खाड़ी होगी आपकी, तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है, यह आपका अरब सागर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 5 के अध्याय 1 में भारत एक संघराज्य है जिसकी शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आप क्या है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने और राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है। चलिए दोस्तों, हम व्यवस्थापिका को साधारण भाषा में जानते हैं। व्यवस्थापन विभाग ही उन कानूनों का निर्माण करता है जिसके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है, और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार जो व्यवस्थापिका हुई आपकी, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका की तुलना की जाए तो उसमें बड़ा महत्व आपकी व्यवस्थापिका रखती है। व्यवस्थापन विभाग केवल कानूनों का निर्माण ही नहीं करता है, बल्कि प्रशासन की नीति भी निश्चित करता है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी ये करता है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है, यानी संसद की बात यहाँ पर की जा रही है। और व्यवस्थापिका दूसरे अंगों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। उम्मीद करता हूं कि आप व्यवस्थापिका के बारे में समझ चुके होंगे। अब आते हैं कार्यपालिका। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणत करना और उसके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन और प्रशासन से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी जो होता है, वो कार्यपालिका का ही अंग होता है। यानी व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणत करना और उसके आधार पर
प्रशासन का संचालन करना होता है और राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका का ही अंग होता है। दोस्तों, कार्यपालिका को हम थोड़े से और साधारण भाषा में समझते हैं। प्राचीन काल में कार्यपालिका का महत्व बहुत अधिक था, क्योंकि प्राचीन काल के अलोकतंत्री यानी राजसी शासन में राज्यों में जो कार्यपालिका ही सब कुछ हुआ करती थी, राजसी शासन व्यवस्था में भी कार्यपालिका ही सब कुछ हुआ करती थी। जैसे सेनापति, सैनिक, द्वारपाल, ये सब क्या थे? ये कार्यपालिका के अंग थे। हाँ दोस्तों, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब बढ़ते हैं आगे। न्यायपालिका यानी जुडिशरी। व्यक्ति एक विचारशील प्राणी है। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ विशेष स्वार्थ भी होते हैं। व्यक्ति के विचार और उसके स्वार्थों में इस प्रकार के भेद के कारण उनमें परस्पर संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। क्या है? परस्पर संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त शासन कार्य करते हुए वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है और ऐसी स्थिति में सदैव एक ही सत्ता की आवश्यकता रहती है जो व्यक्ति के पारस्परिक विवादों को हल कर सके और शासक वर्ग को अपनी सीमाओं में रहने के लिए, यानी उन्हें उनकी औकात बताने के लिए, उन्हें उनकी सीमा बताने के लिए बाध्य कर सके। तो वो कौन है? वो आपका न्यायपालिका है। इन कार्यों को करने वाली सत्ता का नाम ही न्यायपालिका है। जब शासन करने वाला सत्ताधारी निरंकुश हो जाएगा, दोस्तों, जब शासन करने वाला सत्ताधारी निरंकुश हो जाएगा तो आम आदमी को न्याय देने के लिए और सत्ताधारियों को उनकी सीमा बतलाने के लिए न्यायपालिका बैठी है। यह विभाजन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, अब आते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। वह देश का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। दोस्तों, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने योग्य है कि किंतु शासन की वास्तविक सत्ता उसके हाथों में नहीं रहती है। वह केवल वही करता है जिसके लिए मंत्रिपरिषद उसको सलाह देती है। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। इस प्रकार भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के राजा के पद के समान वैधानिक प्रधान के रूप में रखा गया है। वह राज्य का प्रतीक यानी मुखिया मात्र है, प्रतीक के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे ही भारतीय राष्ट्र के प्रतीक के रूप में माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, क्योंकि उसका कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल में निहित होती है, बल्कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही कार्य करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही कार्य करता है। अब आते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन। बात है 26 जनवरी 1950 की, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया और उसके अगले दिन 26 जनवरी 1950 को शपथ ग्रहण समारोह हुआ।
और उसके 2 साल बाद फिर 12 अप्रैल 1952 को राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई। अर्थात 2 मई 1952 को वोटिंग शुरू हुई और 6 मई 1952 को नतीजे भी आ गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। हालांकि 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। तो पहले थे आपके केटी शाह, फिर आते हैं लक्ष्मण गणेश थाटे, उसके बाद चौधरी हरिराम, उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं कृष्ण कुमार चटर्जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और केटी शाह का मुकाबला हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को 5,07,400 वोट मिले, जिसमें केटी शाह को 92,827 वोट मिले। और 1952 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 मई 1957 तक रहा और 1957 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही राष्ट्रपति चुन लिया गया और इनका दूसरा कार्यकाल 13 मई 1957 से स्टार्ट हुआ और 13 मई 1962 को खत्म हुआ। दोस्तों, पूरे 12 साल तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, जो कि उनका कार्यकाल भारत के अब तक के सभी राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल रहा। दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अब आते हैं अनुच्छेद 52 के बारे में। अनुच्छेद 52 ये हमें बतलाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 हमें ये बतलाता है कि राष्ट्रपति को तानाशाह बनने से यह अनुच्छेद रोकता है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां उसी में निहित होंगी, यानी राष्ट्रपति में ही निहित होंगी, लेकिन जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार करेगा। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। दोस्तों, संविधान में यह व्यवस्था राष्ट्रपति को तानाशाह बनने से रोकती है। यदि संविधान में यह व्यवस्था न की गई होती तो भारत में भी लोकतांत्रिक शासन की समस्त योजनाएं अब तक विफल हो जाती। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रभावशाली प्रधान न होकर भारत की एकता का प्रतीक है। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 58 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देश के सर्वोच्च पद के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं। दोस्तों, देश का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में इन योग्यताओं का होना जरूरी है। तो पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष। उसके बाद वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो और वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। हालांकि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल है या संघ या किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। और इन्हीं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाती है। हाँ दोस्तों, अगर टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली जो सिस्टम है, एग्जाम्पल के साथ आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।